नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में इस पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा जो ये वाला जो चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, इसके नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं। और अब एक वन शॉट का मतलब होता है कि एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट हम लोग कर लें, ठीक है ना, ताकि अलग अलग कक्षाओं में जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं उनको समेटना आसान हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके वो सारे टॉपिक रिवाइज करेंगे जो हम लोगों ने एक से ज्यादा क्लासेस के अंदर कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखना आप, जो अपनी एक एक करके क्लासेस हुई हैं उसमें पहला ही टॉपिक आपको यही देखने को मिलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हमने देखा था कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उन जिनके रासायनिक और भौतिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये पूरा आ जाए अपने पेज के अंदर, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के बाद में ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सारे आपको याद नहीं रखने। देखिए यहाँ पे मैं एक साथ इनको कवर कर देता हूँ। यहाँ पे एक मिनट रुकना। ये इतने सारे आपको यहाँ पे उदाहरण है। इनमें से कोई भी एक दो आप याद कर लेना, एक दो या मैक्सिमम तीन, ठीक है ना। जैसे दूध का दही में बदलना, लोहे पर जंग लगना, है ना, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होना। इनमें से कोई भी मैक्सिमम तीन आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है हमारे पास में शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण क्या होता है? हम लोगों ने देखा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिख दिया जाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सब पदार्थ के नामों अर्थात शब्दों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है, तो उसको शब्द समीकरण कहते हैं। और इसमें देखो मैग्नीशियम का उदाहरण लेते हैं कि मैग्नीशियम को जब हम लोग हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब इनके नाम लिख दिए यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम लिखा, कि मैग्नीशियम लिखा और उसके बाद में उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। इस प्रकार की जो शब्दों के रूप में जब इनको लिख दिया जाता है तो उसको शब्द समीकरण बोलते हैं। फिर आता है रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण क्या होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के रूप में जब लिख दिया जाता है। प्रतीक क्या हो गया? जैसे मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम का प्रतीक हो गया Mg। तो इस प्रकार प्रतीकों के रूप में जब लिख दिया जाता है तो उसे उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। इन तीन में से आप कम से कम एक तो आपको याद रखना ही है, हो सके तो उससे ज्यादा भी कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण का ज्ञान होने के बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाले वही उदाहरण है। यहाँ पे जो ऊपर उदाहरण दिए गए थे वो के वो सारी हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है ना। ये तीनों आपको याद करने हैं। उसके बाद में आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित क्या होता है कि जब दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, और अगर समान हो जाए तो संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वो के वही हैं सारे के सारे, और इनको आपको याद करने हैं, ठीक है ना। ये वही है जो ऊपर हम लोगों ने असंतुलित में लिखे थे, वो के वो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद में है रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है? नंबर एक, कि लेफ्ट हैंड की साइड की ओर हम लोग, लेफ्ट हैंड की तरफ हम लोग क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट को लिखते हैं। नंबर दो, राइट हैंड साइड की ओर हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं। नंबर तीन, इनके बीच के अंदर हम लोग एक चिन्ह लगाते हैं। किसका? एरो का चिन्ह लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं, जो हमें ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है ना। तीर का चिन्ह यह बताता है कि अभिक्रिया करके उत्पाद
बनते हैं, अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनते हैं। फिर रासायनिक समीकरण में पदार्थों के रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अभिकारक और उत्पादों के बीच में उनकी संख्या जब एक से ज्यादा होती है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था भी समीकरण में लिखी जाती है। अगर कोई चीज सॉलिड है तो एस लिखेंगे, अगर लिक्विड है तो एल लिखेंगे, अगर गैस है तो जी लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं, आधार में लिखते हैं। और जलीय है तो एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं और उसके लिए एक्यू लिखा जाता है, ठीक है ना, एक्वस माने जलीय। कभी कभी प्रक्रिया की विशेष परिस्थिति क्या होती है, ताप दाब प्रकाश उत्प्रेरक आदि, तो इनको तीर के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जो हमें याद रखना है। फिर है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलेंगे जांच और भूल विधि। जांच और भूल विधि भी बोल सकते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, ये एक हम लोगों ने उदाहरण लिया था, और इस उदाहरण में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को गिना था, ठीक है ना। दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या को हमने गिन के लिख लिया था, और गिन के लिखने के बाद में उसको छांटा था जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे ये वाला तो यौगिक था जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा थी, और इसमें भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो हमने इसको बैलेंस किया था एक उचित गुणक से गुणा करके, और फिर लास्ट में एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ था, ये वाला। इसको हम लोगों ने बोला था कि ये वाला जो समीकरण है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। इसको आप इस वाला ये जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला वीडियो है उसको दोबारा देख लेना, इसको बार बार देखते रहना आप लोग, जिससे कि चीजें याद रह जाए, दिमाग में रह जाए। वैसे समझ में तो एक बारी में ही आ जाता है। फिर उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोगों ने देखा था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अपघटन माने वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन द्विविस्थापन, रेडॉक्स रिएक्शन, और उसके बाद में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, और एक यहाँ पे लिखना मैं भूल गया नंबर 8 पे, एक अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये यहाँ पे मैंने 5 उदाहरण दिए, उसमें से कम 3 आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये होगी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन के बाद में अगली आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन बोलो या अपघटन बोलो एक ही बात है। उसमें यह था कि दो या दो से अधिक मिलते हैं और एकल का निर्माण करते हैं, इसमें एकल टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये शब्द जो है इनको ध्यान में रखना। यहाँ पे जो 3 अभिक्रियाएं हम लोगों ने दी हुई है, इसमें पहली जो है वो ऊष्मीय अपघटन, माने जब टूट रहा है कोई एकल पदार्थ तो उसको तोड़ने के लिए हीट का प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा काम में ली जा रही है। अगर ऊष्मा काम में ली जा रही है तो मतलब उसको ऊष्मीय अपघटन बोल देंगे। अगर तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी काम में ली जा रही है तो हम उसको क्या बोल देंगे, विद्युत अपघटन बोल देंगे। अगर तोड़ने के लिए सनलाइट काम में आ रही है, सनलाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश काम में आ जाता है, तो उसको प्रकाशीय अपघटन बोल देंगे, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों आपको याद रखने, उदाहरण भी याद रखने, ये विशेष तौर पे याद रखनी है क्योंकि इसका काम कहाँ आता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इसको हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ एक बारी। उसके बाद में अगला नंबर आता है अपना विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा था कि एक ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है, एक कम क्रियाशील तत्व होता है। ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पे खुद ले लेता है ना, उसकी जगह पे खुद आ जाता है। यहाँ पे आयरन कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए आयरन ने कॉपर को रिप्लेस करके यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर अब उसके यौगिक से अलग कर देता है, ठीक है। यहाँ पे जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए जिंक भी कॉपर से ज्यादा एक्टिव मानेंगे। अब यहाँ पे देखो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब कॉपर सिल्वर से ज्यादा एक्टिव है। यहाँ देखो, यहाँ पे जिंक किसको रिप्लेस कर रहा है, जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन जिंक की तुलना में कम रिएक्टिव है और जिंक हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है। विस्थापन में ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को विस्थापित कर देता है, ठीक है। ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या देखा था, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर हम लोगों ने देखा था कि दो आयन एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। इसके अंदर देखो ऊपर वाला जो हम लोगों ने देखा है,
इसके अंदर एक एक को रिप्लेस कर रहा है, माने इसकी जगह ये ले लेगा। और उसमें क्या होगा, पहला भी यौगिक होगा और दूसरा भी यौगिक होगा। एक यौगिक का आयन दूसरे यौगिक के आयन को विस्थापित कर देता है। जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उनके आयन परस्पर विनिमय हो जाते हैं, माने एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने द्विविस्थापन अभिक्रिया उसको कहते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन के उदाहरणों के अंदर हम लोगों ने इनको देखा था। ये जो तीन उदाहरण है, तीनों में से जो मन करे वो आप याद रख लेना, कम से कम दो याद कर लेना। एक हो सकता है कि वैसे तो एक ही लिखना है, परीक्षा में लिखो तो एक ही लिखना, लेकिन हो सकता है कि एक भूल जाओ तो दूसरा कम से कम याद तो रहे। तो यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे है अपना सोडियम सल्फेट। तो बेरियम को सोडियम और सोडियम को बेरियम एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, तो द्विविस्थापन दोनों एक दूसरे को कर रही है। एक एक को कर रहा है, तो माने अगर यहाँ पे बेरियम क्लोराइड ना होकर अगर बेरियम दिया हुआ था, तो हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसका भी यौगिक है, इसका भी यौगिक, इसने इसको विस्थापित कर दिया और इसने इसको विस्थापित कर दिया, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना लेता है और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है ना, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, इसी को द्विविस्थापन बोलते हैं। ऐसी की ऐसी ये रिएक्शन, इसमें भी सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन सोडियम को। यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है, तो फिर पोटेशियम लेड को, लेड पोटेशियम को एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो नंबर आया था वो था रेडॉक्स रिएक्शन का। आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों हो रहे हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखो पहली हेडिंग हमारी आ गई थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है ना, वह रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अपसारण का मतलब निष्कासन, रिमूविंग। ठीक है ना, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। इन उदाहरणों को आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है ना, और वैसे एक और मैंने आपको बताई होगी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण के अंदर ये सबसे पहली रिएक्शन आई थी। देखो ये रिएक्शन नहीं है, एक प्रकार का ये उदाहरण है, संक्षारण या कोरोजन। कोरोजन में सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं हम लोग, लोहे के ऊपर जंग लगना। परिभाषा आपको याद रखनी है कि जब धातुएं वायु, नमी तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे ऑक्सीकरण के कारण नष्ट होने लगती है, मतलब भुरनी शुरू हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और सबसे जो फेमस उदाहरण है इसका लोहे पर जंग लगना है। चांदी का काला पड़ना भी आपको याद रखना है, और तांबे की परत का हरा हो जाना। ये कलर आप याद रखना, कौन सा काला हो रहा है कौन सा हरा हो रहा है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, संक्षारण से बचाव के लिए क्या करना है, संक्षारण से बचाव के लिए पेंट कर सकते हैं या फिर तेल या ग्रीस लगा सकते हैं, या फिर गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या होता है कि जिस धातु की परत को हमें सुरक्षित करना है उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अपना विकृत गंधिता। ठीक है ना, विकृत गंधिता क्या होता है कि जब तेल या वसा, देखो इन दोनों का मतलब वैसे एक ही होता है। ऑयल को ही फैट बोलते हैं, जो ऑयल होता है उसको फैटी बोलेंगे वैसे, है ना। तो वायु के ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाते हैं, उनमें दुर्गंध आने लगती है और उनका स्वाद खराब हो जाता है। इसके साथ ही आप ये भी ऐड कर सकते हो कि उनकी संरचना खराब हो जाती है, तो उनके स्वाद में खराबी आ जाती है। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, कि उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, मतलब खराब हो जाता है उसका स्वाद। और तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनसिडिटी या फिर विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, लंबे समय तक चिप्स नमकीन आदि को जब रख के रखते हैं हवा के अंदर खुला, तो वो सड़ जाती है, नहीं, और देशी भाषा में हम बोलते हैं कि वो खराब हो जाती है। ठीक है ना, उसको रेनसिडिटी बोलते हैं। इससे बचने का क्या तरीका है, रेनसिडिटी से कैसे बचे, विकृत गंधिता से। तो भोजन को ऐसे डिब्बों में भरो जिसमें वायु ना लगे, वायु रुद्ध मतलब एयर टाइट डब्बों में भरो। एंटीऑक्सीडेंट मिला दो ताकि ऑक्सीकरण ना हो। और पैकेट के अंदर ऑक्सीजन के स्थान पर क्या भरें, नाइट्रोजन गैस भर दें। ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस को तो भर दिया जाता है, तो रेनसिडिटी से कुछ हद तक बचाव किया जा सकता है। फिर आती है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। तो देखो अपचयन बोलो या रिडक्शन बोलो एक ही बात है। ऑक्सीकरण में क्या था,
ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी और हाइड्रोजन हट रहा था, इसमें उल्टा कर देंगे। इसमें ऑक्सीजन का तो अपसारण हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन या फिर अपचयन रिएक्शन बोलते हैं, और ये उदाहरण आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ विशेष अभिक्रिया भी हम लोगों ने देखी थी। पहली विशेष अभिक्रिया थी हमारी पहली विशेष अभिक्रिया थी हमारी ऊष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन बोलो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलो, एक ही बात है। एक्सो का मतलब यहाँ पे एग्जिट होने है, ठीक है ना, इससे याद रखना। एक्सो माने एग्जिट हो, एग्जिट का मतलब बाहर निकल रही है। क्या बाहर निकल रही है? ऊष्मा, ठीक है ना। एक्सो थर्मिक, थर्मिक का मतलब थर्मिक बोलो या ऊष्मा बोलो, एक ही बात है। एक्सो का मतलब निकलना, थर्मिक माने ऊष्मा। वह रिएक्शन जिसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच बंधों के टूटने और उत्पादों के बनने की प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा के रूप में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, होकर वातावरण में उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ये वाले उदाहरण आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना। देखो एरो की अगर इस तरफ हीट दे रखी है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो कहलाएगी, ठीक है। उष्मा शोषी में देखना, जब अगला पढ़ेंगे तो इस तरफ आएगा हीट, इसमें इस तरफ दिया हुआ है, ठीक है। तो वह रिएक्शन जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। फिर दूसरी आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर देखो एंडो, एंडो शब्द आ रहा है ना, एंडो, एंडो का मतलब इंटर करना एक प्रकार से, ऐसे समझो इसको। थर्मिक का मतलब वही हीट। तो ये वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए बाह्य स्रोत से ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण आवश्यक है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर हमें ऊष्मा मिल रही थी और इसको करवाने के लिए ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बतौर उदाहरण आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, देखो मैं इसको वापस करके बताता हूँ, एक मिनट रुकना। देखो यहाँ पे हीट देखो, एरो के राइट हैंड साइड में हीट आ रहा है, यहाँ देखो एरो के राइट हैंड साइड में हीट आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हीट आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में हीट आए तो एक्सो, लेफ्ट हैंड साइड में हीट आए तो इसका मतलब हो गया एंडोथर्मिक, और राइट हैंड साइड में अगर हीट आए तो एक्सोथर्मिक। अगर इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है, हीट हमें देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और अगर इस तरफ हीट दिखा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और उसके बाद में अगला नंबर आता है अवक्षेपण अभिक्रिया का। वह अभिक्रिया जिसके जिसमें दो जलीय विलयनियों के परस्पर अभिक्रिया करने पर अघुलनशील ठोस अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखो ये जो BaSO4 बेरियम सल्फेट जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो ये सफेद रंग का अवक्षेप है जो पेंदे में बैठ जाता है। और यहाँ पे लेड आयोडाइड जो है इसका भी पीले रंग का अवक्षेप बनता है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अगर परीक्षा में पूछे कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो एक ही उदाहरण लिखना है। और हो सकता है कि कोई 2 नंबर का क्वेश्चन दे दे कि दो अवक्षेपण अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखो, तो आपको ये दोनों लिख देने हैं, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो हम लोगों ने फटाफट इसका रिवाइज कर लिया है, और बाकी के जो हमने धीरे धीरे जिन टॉपिक्स को समझा है वो सारे के सारे वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो उनको जरूर देखना, ठीक है। धन्यवाद।